Yes, today we are starting with a new topic. That's a most important topic, company final accounts. और ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ. पहले मेरे को फॉर्मेट्स चाहिए तुम्हारे पास से रेडी, क्योंकि फॉर्मेट्स आने चाहिए. ये फॉर्मेट टॉपिक है. अगर तुमको कंपनी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस टॉपिक प्रॉपरली. सब लोग एक नया पेज लेंगे. ऑल ऑफ यू टेक अ न्यू पेज. टेक अ न्यू पेज. और ये आमने सामने का पेज होना चाहिए. आमने सामने का पेज होना चाहिए. सब लोग नया पेज लेंगे. इट शुड बी 2 फ्रंट साइड पेजेस. आमने सामने का पेज होएगा. मैंने पहले तुम लोगों को फॉर्मेट्स दूंगा. तुमको वो फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे. और वो फॉर्मेट एक बार रेडी हो गया सब लोगों का, उसके बाद में मैं चालू करूंगा प्रेजेंटेशन. मैं एक्सप्लेनेशन चालू करूंगा. पहले लेफ्ट हैंड साइड पेज. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज ड्रॉ अ लाइन ऑन द रेड लाइन. लेफ्ट हैंड साइड पेज पे ड्रॉ अ लाइन ऑन द रेड लाइन. व्हेन आई सेड ऑन द रेड लाइन तो फर्स्ट लाइन नहीं है, याद रखना. ड्रॉ अ लाइन ऑन द रेड लाइन. मैं तुमको क्वेश्चन नंबर के साथ दे रहा हूं फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर 4 पहला करने वाला हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 4. ये लेफ्ट हैंड साइड पेज है, याद रखना. अभी मैं इसको जूम कर रहा हूं, इसको बड़ा कर रहा हूं, बट ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पेज है. तुम्हारा भी ये लेफ्ट हैंड साइड पेज ही होना चाहिए. लिखो ऑन द रेड लाइन राइट बैलेंस शीट एज ऑन. तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स इतना सिंप्लीफाइड लगेगा ना. लोग फाइनल अकाउंट्स को डरते हैं एग्जाम में. एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स करते नहीं है. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट डू फाइनल अकाउंट्स इन एग्जाम. कि बाप रे कैसे सॉल्व होगा. बीकॉम फाइनल में भी है फाइनल अकाउंट, छोड़ देते हैं इसको, बोला नहीं करना है. बट फाइनल अकाउंट्स सबसे इजी टॉपिक है. मेरी बात मानो, सबसे इजी टॉपिक है. वंस आई कंप्लीट दिस यू विल कम टू नो इट्स सच अ सिंपल टॉपिक. एग्जाम में आएगा तो स्कोरिंग है 15 मार्क्स मिनिमम. 15 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स का आ सकता है. लिखो बैलेंस शीट एज ऑन. बैलेंस शीट एज ऑन. हाँ, डेट बाद में डाल देंगे हम लोग. बट ये क्वेश्चन नंबर 4 है. मैं पहले क्वेश्चन 4 कराने वाला हूं. मेसर्स राजेश लिमिटेड. मैं अलग से शीट देने वाला हूं. पहले अपने टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. पहले मैं अलग से शीट दूंगा. उसमें मैं 6 या 7 क्वेश्चंस रखे. मैंने आई थिंक 7 क्वेश्चंस रखे. पहले वो 7 क्वेश्चंस कराऊंगा. वो 7 क्वेश्चन कराने के बाद अपने जो टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है फिर वो चालू करूंगा. तो पहले मेरे को वो 7 क्वेश्चंस कराने दो, उसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस चालू करूंगा मैं. बैलेंस शीट एज ऑन. आई विल मेक यू परफेक्ट इन दिस टॉपिक. दैट्स द गारंटी that which I can give from my side. Balance sheet as on. चलो क्लोज करो फर्स्ट लाइन and write there equity and liabilities. Equity and liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. पेन और पेपर लेके चालू करने का, बैठे नहीं रहने का. मैं तुम्हारे घर पे देखने को नहीं आता हूँ. क्लास में रहते हो तो मेरे कंट्रोल में रहते हो. यहाँ पे तुमको देखने को नहीं आता हो. अपने आप से यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. यू ऑल आर सीए इंटर स्टूडेंट्स. कोई 11th 12th के बच्चे नहीं हो. सो प्लीज फॉलो दिस. लिखो नंबर 1. फॉर्मेट जब बनाते हैं ना तो फॉर्मेट सीख जाते हैं, फिर फॉर्मेट भरने को सिखाऊंगा मैं. नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स. नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स. अंडरलाइन करो. शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे 3 आइटम आएगा. यू विल राइट 3 आइटम्स. शेयर कैपिटल. अरे छोटे टॉपिक में मैं ऐसा बैलेंस शीट नहीं बनाता हूं, याद रखो. छोटे टॉपिक्स में मेरी जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें मैं हर एक हेडिंग के नीचे 2-2 लाइन रखवा देता हूं. तुमने देखा होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो अलग है. अब ये डिटेल्ड बैलेंस शीट बनेगी. शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस,
कंपनी फाइनल अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सब टॉपिक्स को बोलेंगे छोटा टॉपिक। सो वो सब टॉपिक्स में बैलेंस शीट अलग बनाइए, यहाँ पे अलग बनाइए, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स। फिर लिखोगे नंबर 2 शेयर, मैंने एसएच लिखा है, एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम भी वैसे लिखोगे। शेयर एप्लीकेशन मनी, पूरा आगे तक टच मत कर देना, मैं 3 कॉलम बनाने वाला हूं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अरे मैं बना रहा हूं तो तुमको भी बनाना ही पड़ेगा। एग्जाम तो तुमको देनी है, मेरे को थोड़ी देनी है। अगर मैं बना रहा हूं तो तुमको भी बनाना पड़ेगा ये। बिलो दिस राइट नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज के नीचे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेरा सबसे पहला काम है तुमको फॉर्मेट याद कराना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये वाला AS22 करवाया मैंने। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नीचे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर लिखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सात फॉर्मेट बनाएंगे, 7 फॉर्मेट। 7 फॉर्मेट बनाते बनाते तो ये सब याद हो जाएगा अपने। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अपने को फॉर्मेट आना चाहिए, फिर फॉर्मेट को भरना कैसे, क्या क्या लिखना है अंदर, फिर वो दैट बिकम सेकेंडरी। नॉन करंट लाइबिलिटीज के नीचे मैं लिखूंगा करंट लाइबिलिटीज। देखो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये डिफर्ड टैक्स वाली लाइन में खाली रखूंगा। फिर नंबर 3 उधर है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर करंट लाइबिलिटीज। फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, वो जो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ना, वो वापस नहीं आता, उसके जगह पे यहाँ पे लिखने का ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उनको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स। तो इसमें क्या अपना लाइबिलिटी साइड फाइनल हो गया। लिख दो टोटल, दिस इज टोटल, और 3 कॉलम आएगी। एक छोटा कॉलम जिसमें लिखेंगे नोट्स, एक छोटे कॉलम में लिखेंगे नोट्स, और ये इनर कॉलम, और ये आउटर कॉलम। इनर कॉलम आउटर कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम।
शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 2, शेयर वारंट में कोई नोट नहीं, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कोई नोट नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोई नोट नहीं, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज नोट नंबर 4, दिस इज नोट नंबर 5, नंबर 6, 7, 8 और 9। लायबिलिटी साइड में अपने 9 वर्किंग्स बनेंगे, 9 वर्किंग्स। चलो आगे कंटिन्यू करो, सेम पेज आगे कंटिन्यू करना है। लिखो एसेट्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। तो मॉड्यूल में यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट मैं तो लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि मैं नोट्स में है ना टेंजेबल इंटेंजेबल सब लिखवा दूंगा। तो थोड़ा एक माइनर है ना चेंज कर रहा हूँ, अलाउड है ये, डोंट वरी एट ऑल कि मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स नहीं कटेगा। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के बाद लिखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद लिखोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद लिखोगे डिफर्ड टैक्स एसेट, मैंने जो AS 22 में करवाया, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। और डिफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद में नेक्स्ट लिखना है अपने को लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर लिखोगे अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद में लिखोगे नंबर 2, नॉन करंट एसेट्स के नीचे लिखोगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद में आएगा स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक। स्टॉक के लिए लिखने का इन्वेंट्रीज, एक मिनट, हाँ इन्वेंट्रीज बराबर है। स्टॉक के लिए लिखेंगे इन्वेंट्रीज, डेटर्स के लिए लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल्स, और कैश बैंक को बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे ऊपर 5 आइटम थे फिक्स्ड एसेट्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 होंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नीचे लिखोगे तुम लोग अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, और फिर लिखोगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और यहां तुम्हारा बैलेंस शीट खत्म।
इधर तुम्हारी बैलेंस शीट, एसेट साइड क्लोज होगी। नोट्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, ऊपर नोट नंबर 9 कंप्लीट किया था तो ये हो गया 10, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 11, डिफर्ड टैक्स के लिए कोई नोट नहीं, दिस इज 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये पहले अदर है, उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है ना। ये तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब सामने वाले पेज पे जाओ, अभी सब लोग सामने वाले पेज पे जाएंगे। सामने वाले पेज पे है ना, रेड लाइन के ऊपर, नॉट ऑन द रेड लाइन के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? रेड लाइन के ऊपर, तुम्हारा रेड लाइन तो ये नहीं, इसके ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड के लिए जगह रख दो, फॉर द ईयर एंडेड। कोई पर्टिकुलर्स मत बनाना प्लीज, पर्टिकुलर्स के लिए लाइन मत बिगाड़ देना। इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन का मतलब अब तुम्हारा वो जो रेड लाइन है ना, उस पे लिखो इनकम्स, राइट देयर इनकम्स। आई डोंट वांट एनी, मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, पर्टिकुलर्स नहीं चाहिए। इनकम्स, और इनकम्स के नीचे लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स ही आ सकते हैं और कुछ नहीं आएगा। और अदर इनकम्स का मतलब है और बाकी पीएनएल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो ये अदर इनकम्स के नीचे तुम 3 लाइन खाली रख दो। अदर इनकम्स के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक और 4th लाइन पे लिख दो लेस एक्सपेंसेस। On the 4th line write less expenses. एक्सपेंसेस में लिखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। सबसे पहले लिखोगे परचेज, 1 मिनट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। 1 मिनट, पहले मैं काम करता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। फिर लिखोगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, और फिर लिखोगे चेंजेस इन इन्वेंटरी। मैं समझाऊंगा बाद में, तुम एक बार लिख लो। मैं अभी खाली चेंजेस इन इन्वेंटरी, अभी मैं खाली फॉर्मेट दे रहा हूं। टुडेज लेक्चर इज ओनली फॉर गिविंग द फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट रेडी होगा तो आगे मेरा काम चालू होगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चेंजेस इन इन्वेंटरी के बाद लिखोगे एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट।
अच्छा, एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट को अंडरलाइन करो, इसके नीचे 2 लाइन रख दो, सैलरीज, जो भी एम्प्लॉयज का खर्चा है ना, सैलरीज, बोनस, वेजेस, वो सब इधर आ जाएगा। फिर लिखो फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट के नीचे एक लाइन बहुत हो गया, कभी एक से ज्यादा तो मैंने देखा नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट, चलो फिर भी 2 लाइन रख दो। फाइनेंस कॉस्ट के बाद में लिख दो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा, बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नीचे तुम 4 लाइन छोड़ सकते हो। रिजर्व 4 लाइन्स, 1 2 3 4, 4 लाइन खाली रख दो और फिर लिख दो अदर एक्सपेंसेस। ऊपर जो लिखा है उनके अलावा कोई भी अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, selling and distribution expenses, that will come as other expenses. हाँ, अदर एक्सपेंसेस लिखने के बाद में ना तुम सुनो, एकदम लास्ट लाइन पे चले जाओ, रेड लाइन के नीचे वाले लाइन पे, और वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो। रेड लाइन के नीचे वाली लाइन पे लाइन ड्रॉ कर दो और वहां पे लिखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं 2 कॉलम भी बनाने वाला हूँ। हाँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके ऊपर 2 लाइन खाली रख दो और लिख दो लेस टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स, डिफर टैक्स, और उसके ऊपर वाले लाइन पे लिख दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7, तुमको कितना, मेरे पास जितना 7 लाइन, शायद तुम्हारे पास ज्यादा होगी, तुम्हारे पास ज्यादा भी होगी, लेकिन ये नीचे से चालू किया तो जो बच गया ना, बैलेंसिंग फॉर अदर एक्सपेंसेस, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ लाइन्स। अब ये फॉर्मेट तो रेडी हो गया, अब ये 2 कॉलम बना लो। आप पीएनएल का ना फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट क्या, कॉलम्स बना लो, 2 कॉलम्स बनेगी स्टार्ट से लेके एंड तक। These are nothing but inner and outer column, nothing else. ये इनर एंड आउटर कॉलम। ये बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। अभी अगले पेज पे जाना, यू हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज लेफ्ट हैंड साइड पेज है और राइट हैंड साइड पेज है। दोनों पे ऑन द रेड लाइन ड्रॉ अ लाइन, और एक एक कॉलम बना लो नीचे तक, 2 कॉलम बना लो, जैसे इनर कॉलम आउटर कॉलम होता है ना, पूरा पेज नीचे तक बना लो।
फुल पेज बना। फुल पेज बन गया। अभी सेम यही चीज है ना, तुमको नेक्स्ट पेज पे भी जाना है, अभी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट पेज पे भी देखो, पहला पेज तो हो गया ना, ये आमने सामने का पेज तो हो ही गया तुम्हारा। वापस से नेक्स्ट पेज पे जाना है और वैसे ही आमने सामने के पेज पे बना लो सेम। अरे समझा क्या? ये देखो, ये बैलेंस शीट पीएनएल के पहले ये आमने सामने का पेज और फिर ये आमने सामने का पेज बना लो फटाफट। इसके अंदर जो लिखाना है वो भी लिखवा देता हूँ। ये तुम्हारा बैलेंस शीट और पीएनएल का पेज था। उसके बाद में नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज लेफ्ट हैंड साइड पेज, नेक्स्ट पेज में लेफ्ट हैंड साइड पेज पे हूँ मैं। थोड़ा इसको भी जूम कर रहा हूँ, बट मैं लेफ्ट हैंड साइड पेज पे, कोई गड़बड़ नहीं कर देना प्लीज। ये लेफ्ट हैंड साइड पेज है। लिखोगे ऑन द रेड लाइन, नोट्स टू अकाउंट्स। राइट डाउन हियर नोट्स टू अकाउंट्स। तुमको याद है शेयर कैपिटल को नंबर 1 लिखवाया था मैंने, तो यहाँ पे तुम लिखोगे नंबर 1 शेयर कैपिटल। नंबर 1 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइन प्रिजर्व कर दो। ये 10 लाइंस में शेयर कैपिटल की जो भी डिटेल्स लिखनी होगी मैं लिखा दूंगा। नंबर 2 राइट रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L appropriation अकाउंट, इसके नीचे प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर एक लाइन छोड़ के माइनस एप्रोप्रिएशंस, माइनस एप्रोप्रिएशंस, उसके नीचे 1 2 3 4 लाइन प्रिजर्व कर देना। और ये इनर मोस्ट में एक प्रेजेंटेशन मेरे को देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और उसके नीचे 1 2 3 4 लाइन और, मतलब इन ऑल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए 12 लाइन प्रिजर्व कर दिया, जिसमें एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रेजेंटेशन आएगा। तो 10 लाइन था। शेयर कैपिटल के लिए हेडिंग लिख के रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए 12 लाइन छोड़ दिया, उसमें एक प्रेजेंटेशन भी आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो हर प्रॉब्लम में आएगा। फिर लिखो नंबर 3, नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये सब मैं कराए बिना तुमको फाइनल अकाउंट्स चालू कर ही नहीं सकता हूँ, कोई जादू थोड़ी है डायरेक्टली सिखा दिया फाइनल अकाउंट्स। प्रोसीजर है भाई, तुमको प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना प्रोसीजर के कैसे काम करोगे। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कंप्लीट डेकोरेशन। दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द इन्वेस्टर्स, for the there are many persons who are
रिलेटेड टू कंपनी, जिनको कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना होता है, फाइनल अकाउंट्स प्रॉपर्ली बनाया जाता है। इसमें तो प्रेजेंटेशन दिया है, कुछ भी हैफेजर तरीके से नहीं कर सकते हम लोग। 3 लाइन छोड़ दो। एंड नंबर 4, पहला 10 लाइन 12 लाइन, फिर सब 3-3 लाइन ही रखेंगे अभी। नंबर 4, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, देख लो यही है तुम्हारा। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके नीचे 3 लाइन छोड़ दो, बस ये पेज छोड़ देना। अब सामने वाले पेज पे नहीं जाना, ये वाले पेज पे नहीं जाना। मैं क्या बोल रहा हूं बराबर से समझ लेना, ये सामने वाले पेज पे नहीं जाना है, सेम साइड में कंटिन्यू करना है। अगले पेज पे, अगले पेज पे सेम साइड में कंटिन्यू करना है, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। नंबर 5 समझा क्या? नंबर 5, हाँ नंबर 5 अगला हेडिंग मेरा। नंबर 5 अगला हेडिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तुम्हारे बैलेंस शीट में देख लो, बैलेंस शीट के ऑर्डर में जा रहा हूँ, ये जो नंबर्स लिख रहा हूँ बैलेंस शीट में, जो मैंने नोट्स में नंबर लिखा था वही है सब। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 3 लाइन छोड़ देना। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बाद में नंबर 6, बैलेंस शीट में देखो नंबर 6 होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके नीचे 1 2 3। नंबर 7, हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद में नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद में नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स। सब 3-3 लाइन, पहला 10 लाइन था शेयर कैपिटल रिजर्व्स 12 लाइन था, फिर सब 3-3 लाइन चल रहा है। ट्रेड पेएबल्स आल्सो 3 लाइन्स। नंबर 8, अदर करंट लाइबिलिटीज, इसके लिए 6 लाइन रख देना। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर पेएबल्स आएगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 मैं समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 मैं सब में समझाऊंगा, कौन से में क्या आने वाला वो टेंशन मत लो। आज मैं खाली फॉर्मेट बनवा रहा हूं तुम लोग से। और नंबर 9 में लिखोगे तुम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैं तुम लोगों को आज खाली फॉर्मेट्स करा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर इतना बड़ा फॉर्मेट है, कौन से में क्या लिखेंगे। टेंशन तो तब आता है ना पूरा सिखाने के बाद टॉपिक तुमको आ रहा नहीं है, तब टेंशन होता है। उसको बोलते हैं टेंशन, इसको थोड़ी टेंशन बोलते हैं। शांति से फॉर्मेट कॉपी करो, बस ज्यादा नखराबाजी मत करो। और जो नालायक लोग फॉर्मेट नहीं लिख रहे ना, भुगतेंगे, याद रखना। फाइनल अकाउंट्स आएगा नहीं, इधर घर पे देखने को नहीं आ रहा हूं मैं। चुपचाप पेन पेपर लो और प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। बहुत अच्छे से कराऊंगा तुमको, बहुत इजीली आ जाएगा। और एग्जाम में स्कोरिंग है। चलो अभी ये शेयर कैपिटल के सामने वाले पेज पे चले जाओ, कंटिन्यू करेंगे उधर। शेयर कैपिटल के सामने वाले पेज पे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट नोट नंबर 9 था ना, तो नोट नंबर 10, नोट नंबर 10। नोट नंबर 10 लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं। कहां पे तुमको मालूम है? शेयर कैपिटल के सामने वाला पेज है। फिक्स्ड एसेट्स, इसके नीचे लिखोगे नंबर ए,
tangible, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. एक मिनट 8 ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नंबर बी intangible. Number C, capital work in progress, qualifying assets. एक लाइन छोड़ के नंबर डी, intangibles under development. हाँ, इसके नीचे भी एक लाइन रखते हैं. So 8 lines, 2 lines, 1, 1. फिर लिखोगे नंबर 11 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. 3 लाइन रखना. रिजर्व 3 लाइन्स. देख लो बैलेंस शीट में यही नंबर है नोट्स टू अकाउंट्स में. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद में लिखोगे नंबर 12 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. फिर से 1, 2, 3 लाइन रखो. नंबर 13 अदर नॉन करंट एसेट्स. अदर नॉन करंट एसेट्स 3 लाइन छोड़ दो और नंबर 14 भी बना लो इधर ही. अदर नॉन करंट एसेट्स के नीचे लिख दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. बैलेंस पेज. अब नेक्स्ट पेज पे सेम साइड में हाँ सेम साइड का मतलब समझ में आता है क्या? सेम साइड का मतलब है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने. लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने लिखोगे नंबर 15. नंबर 15 3 लाइन छोड़ के नंबर 16. समझा क्या? फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ होएगा. लिखो इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज के बाद में लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल्स. अभी तो कुछ नहीं समझा, खाली फॉर्मेट बनाने को समझा रहा हूं. ट्रेड रिसीवेबल्स के नीचे तुम 6 लाइन रखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. उधर अदर करंट लायबिलिटीज के लिए 6 लाइन रखा था मैंने. फिर 17 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर से 3 लाइन रखना. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसके नीचे 3 लाइन. हाँ फिर उसके बाद आ गया 18 में अदर करंट एसेट्स.
ऐसा ही था ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लास्ट रखा था क्या? अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। Other current assets, and number 19, short-term loans and advances. बस इसके नीचे 3 लाइन एंड क्लोज है, क्लोज करके रखा है मैंने। एक्स्ट्रा लाइन छोड़ा दो, और फॉर्मेट पेंसिल से बनाना, पक्का काम नहीं करना पेन से बना के। देख लो, ये तुम्हारा कंप्लीट एक प्रॉब्लम का फॉर्मेट हुआ। फाइनल अकाउंट्स है भाई, फाइनल अकाउंट्स इस तरीके से बनेगा। बट एक चीज पक्का है, कंप्लीट होने के बाद तुमको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, दैट आई एम 100% श्योर। ये आमने सामने का पेज है, पहला क्वेश्चन नंबर 4 करवाया मैंने। ये उसका नोट्स टू अकाउंट्स का पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3, पेज 4। मतलब 6 पेजेस पे एक क्वेश्चन गया फाइनल अकाउंट्स का। 6 पेज पे एक क्वेश्चन गया। अभी तुम लोगों को क्या करना है सुन लो, ये सेम बैलेंस शीट फिर कॉपी करना है। नया पेज निकालो, लेफ्ट हैंड साइड पेज। ये सेम टू सेम बैलेंस शीट फिर से कॉपी करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 1 लिखना है। मेरे लिए काम बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1, बट तुमको तो बनाना पड़ेगा पूरा। और तुम क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, खाली बैलेंस शीट बनाते रहना। पहले ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, और सामने वाले पेज पे लिखोगे P&L अकाउंट। सामने वाले पेज पे बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का P&L अकाउंट, और फिर उसके बाद में पीछे नोट्स टू अकाउंट्स भी सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है तुमको, एज इट इज तुमको फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बैलेंस शीट हो गया, सामने P&L हो गया। ये पहला नोट्स टू अकाउंट्स का पेज, ये दूसरा सामने वाला नोट्स टू अकाउंट्स का पेज। 2 मिनट देख लो, शांति रखो थोड़ा, तुमको इंस्ट्रक्शन देता हूं फिर क्या करना है। ये सामने और एक बन गया फॉर्मेट। फिर उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स का 3rd और 4th पेज। ये 3rd पेज। सो ये मेरे दूसरे क्वेश्चन की रूलिंग रेडी हो रही है। फर्क क्या पड़ता है, मैं ऊपर क्वेश्चन नंबर कुछ भी लिखा हूं, मैं 4 लिखा हूं, 1 लिखा हूं, क्या फर्क पड़ता है? रूलिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी।
मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं रूलिंग तो एडवांस में बना के रखूंगा, तो मैं ऊपर अगर क्वेश्चन नंबर नहीं भी देता हूं तो तुमको क्या फर्क पड़ता है? देख लो, अभी ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का रूलिंग कंप्लीट। मैं तुमको बता देता हूं, मैंने 2 प्रॉब्लम की रूलिंग कर ली। सब लोग ध्यान दो। ये पहला क्वेश्चन, एक काम करता हूं ना, क्वेश्चन नंबर का झमेला ही नहीं रखता हूं ना। तुम लोग बोलोगे सर क्या, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये लो। अब तुमने राजेश लिमिटेड लिख के रखा तो रहने दो। ये पहला रूलिंग, आमने सामने का पेज, बैलेंस शीट भी है ना, नोट्स टू अकाउंट्स का आमने सामने का पेज, नोट्स टू अकाउंट्स का आमने सामने का पेज, ये हो गया। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की रूलिंग आ गई। क्वेश्चन नंबर हटा देता हूं ना, फर्क क्या पड़ता तुमको, रूलिंग तो सेम है, रूलिंग इज सेम। सो आमने सामने का पेज, आमने सामने का पेज, नोट्स टू अकाउंट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स। ऐसे टोटल तुम लोगों को फॉर्मेट रेडी करने हैं, ये 2 तो मैंने करा दिया, 5 और करने हैं, 5 ईमानदारी से 5 फॉर्मेट और करो। इसके बाद के लेक्चर में तुम्हारे पास 5 फॉर्मेट होने चाहिए और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन चालू करो। 2 फॉर्मेट बता दिया कैसे करना है तुम लोगों को, पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट लिखवा दिया, और फिर उसके आगे भी वैसे ही 6 पेज, मतलब 6 पेज पे एक फॉर्मेट जाता है। ये क्या 5 बार बनाओगे ना तो तुमको याद हो जाएगा। When you prepare for 5 times, you will remember it. You will remember it and be honest to yourself. See, इतना मेहनत किया तो लास्ट में क्यों बिगाड़ते हो? कि सर थोड़ी आते हैं देखने के लिए, सर प्रॉब्लम कराएंगे तभी ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, हेडिंग कर देंगे, गंदा सा कैसे भी कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे से बनाओ फॉर्मेट, जैसा मैं बना रहा हूँ प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ और ये बना के रेडी रखो। ये भी एक प्रोसीजर है, पहले दिन सिखाने का यही होता है कि तुमको फॉर्मेट्स याद कराना होता है। तो फॉर्मेट में मैं तो कोई ऐसा लाइन वाइन गाना वाना तो याद करवाता नहीं कि वो पहला लेटर से कोई गाना बना लो, नहीं, तुम फॉर्मेट बनाओ, अपने आप याद हो जाएगा। तुम फॉर्मेट बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। शेयर कैपिटल के नीचे 3 आइटम है, ये शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे 3 आइटम आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स। फिर नंबर 2 में आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में 4, करंट लायबिलिटीज में 4। नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करंट में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर यहाँ पे आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वहां पे आता है ट्रेड पेबल्स। फिर यहाँ पे आता है अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म अदर नॉन करंट, लॉन्ग टर्म नहीं, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और वहां पे आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट साइड में 5 और 6, 5 और 6 क्या है, पहला फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बाद अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद में लास्ट आता है क्या, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद में मैंने और एक क्या लिखा था, नॉन करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, और 6 आइटम आता है। फिर 6 आइटम में क्या क्या आता है, पहला short term investment, stock, debtors, cash bank, that is inventories, trade receivables and cash and cash equivalents. फिर आएगा other current assets, short term loans and advances. तुम लिखो ना और 5 फॉर्मेट बनाओ। 2 एक तो बना लिया, अभी 5 तो क्या, अभी तुमको तो 6 ही बनाना है, वो तो मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, तुमने थोड़ी किया। तो तुम लोग ये वाले बना लो, तुम लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से। और 6 फॉर्मेट बनाना है टोटल, मेरे को 7 क्वेश्चंस रेडी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में 7 क्वेश्चंस रेडी चाहिए। एक फॉर्मेट बनाए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा भी इज्जत होएगा ना मेरे लिए, इतने टॉपिक्स करवाएं, थोड़ा भी रिस्पेक्ट होगा तो प्लीज ईमानदारी से अभी कंप्लीट करके उठना, इसके पहले नहीं उठना। एक फॉर्मेट मैंने करा दिया है, 6 फॉर्मेट और बना लो, 7 फॉर्मेट। उसके बाद देखो ना, मेरे प्रोसीजर से जाओ, उसके बाद देखो ना, टॉपिक नहीं आने जैसा है ही नहीं। यू विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी सिंपल। ये मेरा प्रोसीजर है कि पहले मैं फॉर्मेट याद करा दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करूंगा कि कौन से हेड में क्या आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, सो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेनेशन चालू करूंगा। मेरे भी 7 फॉर्मेट्स रेडी होंगे, तुम्हारे भी 7 फॉर्मेट्स रेडी होंगे। इसके आगे मेरा अगले लेक्चर से एक्सप्लेनेशन चालू होगा। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ।